आप यूएस इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन देयर इज़ वन स्टेप दैट यू कैन सिंपली इग्नोर. इवन एक छोटी से छोटी मिस्टेक, अ मिस्टेक लाइक अ मिसमैच इन डेट्स, इट कुड trigger your administrative processing and it could also lead to refusal under section 221 clause G. Applicants ना उस पूरी चीज को इग्नोर कर देते हैं. Okay. And the most important part, intentionally false information प्रोवाइड कर देते हैं या फिर किसी और को अपने बिहाफ पे बोल देते फिल करने को. जो काउंसलेट है ना वो इन मिस्टेक्स को एज मिस रिप्रेजेंटेशन भी व्यू कर सकता है. नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो हो सकता है वो आगे रिफ्यूजल में भी चला जाए. इमेजिन करो आपने 10 to 20 years वेट किया फॉर दैट मोमेंट जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो जाए एंड सडनली आपसे वो चांस ले लिया जाए just because of one error जो आपने DS-260 में किया था. So I would personally recommend consulting with an attorney as this form is a sworn statement under the US law. ये जो फॉर्म है ना हर जगह से वेरीफाई होते हैं, सो इवन अ स्मॉल मिस्टेक could raise red flags. हम कुछ एरर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बट अगर आपका केस पहुंच जाए काउंसलेट स्टेज पे तब एक बिगर प्रॉब्लम बन जाती है. हेलो एवरीवन, अगर आप यूएस इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन देयर इज़ वन स्टेप दैट यू कैन सिंपली इग्नोर, द DS-260 फॉर्म. सो इट्स नॉट जस्ट एनी वीज़ा फॉर्म बट एक इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फर्स्ट स्टेज है टूवर्ड्स अ काउंसलर प्रोसेसिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड ब्रेक डाउन व्हाई इट्स मैटर अ लॉट एंड हाउ टू गेट इट राइट. So people often say that जो DS-260 फॉर्म है ना is just an online form, but this form it will determine if your visa will be approved or denied. And for those जिनका already deny हो चुका है visa, one of the many reasons could be DS-260 form. तो ये DS-260 फॉर्म है क्या? So the DS-260 form is an immigrant visa application. ये आपके केस की फाउंडेशन है. It is not just any paperwork, it's the legal declaration about your background. It includes details like your personal details, your address history, employment history, education history, and even your social media presence. Okay, let me tell you something. जिनकी बहुत ज़्यादा travel history होती है ना, उनका केस भी at times administrative processing को trigger कर देता है. So the US consulate, they check the form thoroughly. They review every section of your form and they compare your answers with your supporting documents, your travel history, and even your verbal replies during the interview. और अगर ये फॉर्म फिल करते टाइम छोटा सा मिस्टेक हो जाए तो वो कितना मैटर करता है? So look, even एक छोटी से छोटी मिस्टेक, a mistake like a mismatch in dates, it could trigger your administrative processing and it could also lead to refusal under section 221 clause G. ओके, तो अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात ही करें तो आप जब भी फॉर्म फिल करते टाइम देखते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं कि हर एक एप्लीकेंट ने कौन सा कॉमन मिस्टेक किया ही किया होता है? एंड अगर इससे रिलेटेड अगर आप कुछ हमें एग्जांपल्स दे सके दैट वुड बी ग्रेट. सो हम बहुत मिस्टेक्स देखते हैं ऑफन फ्रॉम दोज एप्लीकेंट्स जो या तो खुद फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या फिर किसी को और को बोलते हैं अपने आगे फिल करने को, हु डोंट नो अबाउट यूएस इमिग्रेशन. सो अगर हम अब मिस्टेक्स के बारे में बात करें, वी ऑफन सी दैट जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपने ओल्ड फॉर्म की डिटेल्स को कॉपी कर लेते हैं विदाउट अपडेटिंग द करंट डिटेल्स, एंड जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो पटिशनर के इन्फॉर्मेशन के साथ क्लैश कर जाती है या फिर जो उन्हें पहले फिल करी होती है इन्फॉर्मेशन उसके साथ क्लैश कर जाती है. सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, जहाँ पे नो बोलना है वहाँ पे येस बोल देते हैं, एंड पुरानी वीज़ा रिफ्यूजल्स को मेंशन नहीं करती, सोशल मीडिया प्रेजेंस मेंशन नहीं करते, प्योर मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड को मेंशन नहीं करते, डिफरेंट स्पेलिंग्स ऐड कर देते हैं या फिर बर्थ डेट्स को गलत फिल होते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट्स. एक अदर नेम्स की कैटेगरी आती है जहाँ पे आपने ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स डालने होते हैं. एप्लीकेंट्स ना उस पूरी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटेंशनली फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं या फिर किसी और को अपने बिहाफ पे बोल देते फिल करने को. नाउ दिस इज विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन. वेल दैट्स अ रियली लॉन्ग लिस्ट.
तो ये लिस्ट सुनने के बाद अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि मिस्टेक्स अकर मैटर आती कहाँ से है, कहाँ से ये अकर होती है? So the main source behind all these mistakes is who is filling the form. ये mostly हमारे fillers होते हैं, हमारे friends, relatives, petitioners living in the US themselves. अब वो क्या करते हैं, वो confidence में गलत fill कर देते हैं because they don't know about the recent law changes. Yeah. And even अब जो educated लोग होते हैं ना, जिनको पता है कैसे fill करना है, even वो लोग इसमें गलतियाँ कर देते हैं ओके. बिकॉज ये उनका डोमेन नहीं है. ये डोमेन है हमारे प्रोफेशनल्स का. प्रोफेशनल्स लाइक पैरालीगल्स और अटर्नी, जिनको यूएस इमिग्रेशन का पता है, जो सर्टिफाइड हैं, हु हैव एक्सपीरियंस. बिकॉज देखो जो यूएस लॉ है ना, वो लगता है कि या इट्स सिंपल, बट ये कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली फॉर द नॉर्मल पर्सन because of all the new changes that occur. And now if we talk about the mistakes, it could also lead to misrepresentation or refusal. And at times लोग क्या करते हैं, वो किसी different background के person को hire कर लेते हैं to fill the DS-260 form. अब उसमें क्या error है कि जो different background का person है, वो misinterpret कर लेते हैं Indian names को, local addresses को, formats को. या अगर आप कोई हमारे साथ रियल वर्ल्ड सिनेरियो शेयर कर सके टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस फॉर्म फिलिंग, इट वुड बी ग्रेट. सो एक बार क्या हुआ था, petitioner लिविंग इन द यूएस, उसने किसी पर्सन को हायर किया टू फिल द GS-260 फॉर्म फॉर petitioner's ब्रदर लिविंग इन इंडिया. सो अब हुआ क्या, जो फिलर था, ही वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. उसने लोकल स्पेलिंग्स को काफ़ी बार मिस इंटरप्रेट कर लिया, काफ़ी ब्लैंक्स छोड़ दिए, काफ़ी बार आई डोंट नो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, लास्ट एंड फर्स्ट नेम को ऊपर नीचे कर दिया, ओल्ड कोर्ट केसेस को मेंशन ही नहीं करा, सोशल मीडिया प्रेजेंस को मेंशन नहीं करा. अब इस वजह से जो फॉर्म था, इट वाज फुल ऑफ एरर्स. तो फिर इसके बाद हुआ क्या इस केस में? सो अब इसमें ये हुआ, जो काउंसलर था उसको और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा टू चेक एवरीथिंग. अब इन केसेस में क्या होता है, ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चले जाते हैं केसेस, या फिर वो FBI के पास चले जाते हैं फॉर प्रॉपर डीपर चेकिंग. अब इस चीज़ को मंथ्स भी लग सकते हैं एंड इवन एट टाइम्स ईयर्स भी. ओके. तो अभी जो आपने लिस्ट शेयर किया, जो अपना एग्जांपल रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेटेड शेयर किया, वो सब कुछ सुनने के बाद आई फेल्ट कि ये जो मिस्टेक्स है, दीज आर मोर लाइक ऑनेस्ट मिस्टेक्स एंड अनइंटेंशनल. तो हम इन मिस्टेक्स को इतना सीरियस लेते क्यों हैं? लुक, आई एग्री, जो ये मिस्टेक्स होती हैं अनइंटेंशनल होती हैं, बट जो काउंसलेट है ना, वो इन मिस्टेक्स को एज मिसरिप्रेजेंटेशन भी व्यू कर सकता है. नाउ मिसरिप्रेजेंटेशन होगा तो हो सकता है वो आगे रिफ्यूजल में भी चला जाए, विच कैन मेक अ पर्सन परमानेंटली इनएलिजिबल अनलेस दे क्वालिफाई फॉर अ वेवर. अब ये चीज़ हमारे सिर्फ एक्सपर्ट्स या अटर्नीज ही चेक कर सकते हैं. Well, that sounds frightening, especially if someone has waited for years. Yes, exactly. Imagine करो, आपने 10 to 20 years वेट किया फॉर दैट मोमेंट, जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो जाए एंड सडनली आपसे वो चांस ले लिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ वन एरर जो आपने DS-260 में किया था. सो आई वुड personally recommend consulting with an attorney as this form is a sworn statement under the US law. ये जो फॉर्म है ना, हर जगह से वेरीफाई होते हैं, सो इवन अ स्मॉल मिस्टेक could raise red flags. So, what's the bottom line of DS-260 form? So the bottom line is that a correctly filled DS-260 is very important because जो ये फॉर्म है ना, this is your visa approval ticket. Accuracy होगी तो ट्रस्ट भी होगा, रिलायबल भी कंसिडर किया जाएगा. एंड इसलिए हर डेट को, हर एड्रेस को, हर चीज़ को बेसिकली पहले अच्छे से क्रॉस चेक करो एंड बी श्योर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो ट्रू हो. ओके. सो इफ़ वी टॉकिंग अबाउट DS-260 फॉर्म, ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर हमारा कोई एप्लीकेंट अनश्योर हो या अनसर्टन हो अबाउट एनी क्वेश्चन, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? लुक, अगर अनश्योर हो देन डोंट गेस द आंसर. कंसल्ट अ क्वालिफाइड इमिग्रेशन एक्सपर्ट जो समझता हो NVC की प्रोसीडिंग्स को एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन की अपलोडिंग को, एंड जो हेल्प भी कर पाए विद द इंटरव्यू प्रेप. बिकॉज लुक, जो अब इंटरव्यू की जो स्टेज आती है ना, इवन उस स्टेज के ऊपर एक गलत आंसर इट कुड पुट योर केस एट रिस्क. But let's not get into that. Coming back to the topic, look, not all people who fill the form
are equal as the experts. Yeah. You need someone जो लॉ को समझता हो और जो इंटरप्रिटेशंस भी कर पाए. Someone जो डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स को जानता हो एंड जो कल्चर को भी जानता हो, बिकॉज हायरिंग समवन फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड could put things at risk. ट्रू. तो ये तो बात होगी उन एप्लीकेंट्स की जिन्होंने अभी सबमिट करना हो फॉर्म. व्हाट अबाउट दोज एप्लीकेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल भी कर दिया है और सबमिट भी कर दिया है, बट नाउ दे थिंक दैट दे माइट हैव मेक सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स. उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? So I would say, look, act quick, consult an expert as soon as possible, because look, हम कुछ errors को explain कर सकते हैं with supporting documents. Yeah. But अगर आपका केस पहुंच जाए काउंसलेट स्टेज पे, तब एक बिगर प्रॉब्लम बन जाती है ये. So coming to the one of the important questions, how has your firm helped? So at F4 India, we have handled like thousands of DS-260 cases, from reinstated petitions to complex family-based applications. We make sure that you get the visa on the spot. So any final advice before someone hits the submit? Yes, so reviewing is very important. Review everything slowly. Cross-check the names, the dates, the address, prior action, previous visa interactions, travel history, and be sure that everything is true. And treat your DS-260 as a legal declaration, because it is. And one last reminder. So देखो यार, इतने साल वेट करने के बाद no one wants कि उनको रिफ्यूजल मिल जाए just because of one mistake जो आप पहले ही प्रिवेंट कर सकते थे. So choose the right person जो आपको हेल्प कर पाए, जो आपका DS-260 को रिव्यू भी कर पाए. And if any help is needed, you can reach out to our professionals and we will help you throughout the process. So thank you for watching. If you found this useful, leave a comment with your question or reach us to directly, because we understand immigration better and we are here to help. So good luck with your US immigrant visa journey.